नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएचपी ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश और आज हम एचटीएमएल का ओवरव्यू करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एचटीएमएल में टैग्स यूज़ होते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, जैसे कि इसमें हेडिंग टैग यूज़ होता है। जैसे ये एग्जांपल के लिए H1, H2, H3, इस तरह से H6 तक होते हैं। पैराग्राफ होते हैं। कमेंट करना हम बताएंगे इसमें कैसे कमेंट करते हैं। लाइन ब्रेक, सेंटरिंग कंटेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही ग्रुपिंग कंटेंट कैसे करते हैं, टेबल, लिस्ट, इमेज, ईमेल, फॉर्म्स, इन सब के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे कि इनको हम वेब पेज बनाने में कैसे यूज़ करते हैं। HTML का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। और HTML में जितने भी ओपनिंग टैग्स होते हैं उनके क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। कुछ के क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे शॉर्ट में HR लिखते हैं, HR टैग होता है। और इसके अलावा इनपुट है और भी हैं, उनके बारे में हम आगे धीरे धीरे करके जानेंगे। HTML में स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप से और उसके बाद में HTML टैग होता है। इसका एक क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इसी तरह से हेड टैग है। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग बेसिकली यूज होता है डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि हमारे डॉक्यूमेंट किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यूज होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक करने के लिए भी हम हेड का यूज करते हैं। हेड में ही एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक करते हैं। इसके बाद में बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर हमारे वेब पेज का जो भी कंटेंट होता है वो सारा यहीं पर ही प्लेस होता है, यहीं पर ही हम लिखते हैं जो बॉडी में विजिबल होता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं इसमें H1 टैग से, हेडिंग से। हेडिंग लिखी। H1 टैग होता है सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइट वाली, सबसे ज़्यादा फॉन्ट वाली इमेज आती है। एग्जांपल के लिए दिस इज माई H1 हेडिंग। इसी तरह से H6 तक होती है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 हेडिंग, H6 हेडिंग। हम ब्राउज़र पर जाके इनका आउटपुट देखेंगे। ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है H3 डॉक्स के अंदर। एक मैंने PHP ग्लोसरी नाम से फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर overview.html के नाम से सेव की हुई है। HTML की फाइल को सेव करने के लिए .html का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ब्राउज़र पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर सभी हेडिंग्स का साइज़ सेम आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर ये अंदर ही लिखा हुआ है, बाहर सबका टैग H1 है। तो इन सब को अगर मैं वर्डिंग चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैंने H2 कर दिया, H3 कर दिया, होम पर भी जाके H3, H4, H5, H6, H5 है, H6 और ये H6 को ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो अकॉर्डिंगली साइज़ कम हो गया।
जैसे कि आप देख सकते हैं H1 हेडिंग का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है और H6 का साइज सबसे कम है। और यहाँ पर मैंने ओपनिंग टैग यूज़ किया है और ये क्लोजिंग टैग यूज़ किया है। जैसा कि मैंने बताया HTML में टैग्स का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है क्रॉस। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। HTML में पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ के लिए हम p टैग यूज़ करते हैं। इस तरह से ओपनिंग एंगल p लिखा, क्लोज कर दिए, ये हमारा ओपनिंग टैग है। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ और मैंने इसको क्लोजिंग टैग लगा दिया पैराग्राफ का। ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पर नीचे विजिबल होगा मेरा पैराग्राफ। इस तरह से यहाँ पर ये पैराग्राफ मेरा विजिबल है। पैराग्राफ इसमें HTML में ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कमेंट। HTML में कमेंट्स कैसे करते हैं? HTML में कमेंट्स कुछ इस तरह से करते हैं कि लेस देन, नॉट, माइनस माइनस और ये क्लोज। इसके बीच में हम अपना कुछ भी कमेंट लगेंगे। दिस हियर विल बी माय कमेंट। ठीक है, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं HTML में तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये ब्राउज़र पर विजिबल नहीं होगा। अब मैं ब्राउज़र पर अगर रिफ्रेश करूँगा तो वो जो मैंने कमेंट किया था वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है BR टैग। BR टैग कैसे यूज़ करते हैं? BR टैग कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसको इसी तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे BR लगाना है यहाँ पर मैंने 2 पैराग्राफ लिख दिए। वो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। और अभी मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह से ये 2 पैराग्राफ आ रहे हैं अभी। लेकिन मैं अगर यहाँ पर अभी मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ हेडिंग टैग आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने कमेंट कर दिया है अभी, तो अभी ब्राउज़र पे सिर्फ 2 पैराग्राफ नज़र आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। और मैं यहाँ पर इनके बीच में BR टैग यूज़ करता हूँ। ये मैंने BR टैग यूज़ किया तो इससे BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक। तो यहाँ पर नीचे एक स्टेप और डाउन हो गया ये, और इस तरह से यूज़ होते हैं BR टैग HTML में। नेक्स्ट है सेंटरिंग कंटेंट। अगर कंटेंट को सेंटर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? कंटेंट को सेंटर में दिखाने के लिए भी सेंटर टैग यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंटर। सेंटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्लोजिंग लगा दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह से ये मेरा सेंटर में दिख रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ सेंटर में नहीं है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा तो अब नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। HR टैग के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग कोडिंग में की हुई है और आप चाहते हैं एज इट इज़ ब्राउज़र पर दिख जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ अपना पैराग्राफ
ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ है। दिस इज एंटर माई थर्ड एंटर पैराग्राफ। ये मेरा थर्ड पैराग्राफ है। अभी मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करूँगा इसको, तो ये एक साथ में दिखेगा, जबकि मैंने यहाँ पर 3 लाइन में लिखा है। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ ये एज इट इज़ ब्राउज़र पर दिखे, तो इसके लिए हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। प्री टैग कुछ इस तरह से होता है, PRE। ये हमारा ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग यहाँ पर इस तरह से। अब मैं ब्राउज़र पर आकर रिफ़्रेश करूँगा तो ये एज इट इज़ मेरा दिख गया। ये जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था, 3 लाइन में आ रहा, मैंने लिखा था कि 3 लाइन में मेरे को यहाँ पर विजिबल है। नेक्स्ट है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई टेक्स्ट है जो कि 2-3 वर्ड्स को मिलाकर बन रहा है और आप चाहते हैं कि वो ब्रेक ना हो, कुछ इस तरह से। ये हमारा प्रिजर्व फॉर्मेटिंग था। यहाँ पर नीचे करते हैं नॉन ब्रेकिंग, नॉन ब्रेकिंग वाला। तो मैंने नया पैराग्राफ लिखा, आई गो मॉर्निंग वॉक एट 5 o'clock। कुछ इस तरह से मैंने लिखा और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले मैंने एक और लाइन लिख दी, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, अभी ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ओ और क्लॉक नीचे आ गया, जबकि मैं चाहता हूँ कि 5 o'clock ये जो ना एक साथ में आए, ये पूरा एक वर्ड एक साथ में आए। ऐसा ना हो कि 5 यहाँ पे लिखा है, ओ लिखा है, फिर नीचे क्लॉक लिखा है, तो एक साथ में आए। तो इसके लिए हम नॉन ब्रेकेबल स्पेस का यूज़ करेंगे, जो कि इस तरह से लिखते हैं, एंड NBSP। और ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेक ना हो। आप जितना ज़्यादा उतना स्पेस यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे इसका उतना ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एक ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये एक साथ आ रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करूँगा तो एक साथ में आ रहा है, अभी बड़ा करता हूँ, स्क्रीन को जूम करता हूँ, तो अभी भी ये एक साथ आ रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये ब्रेक करेगा। 5 अलग हो गया इससे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ समझ में आ गया होगा कि किस लिए यूज़ होता है ये। नेक्स्ट है हमारा HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स मेनली यूज़ होते हैं टैग्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। एट्रीब्यूट्स मेनली कॉम्बिनेशन है नेम एंड वैल्यू का। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, वही मैं इस वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिससे कि स्क्रीन क्लियर हो जाए।
ठीक है, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अभी हम यूज़ कर रहे हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ माई पैरा, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो इसका अलाइनमेंट अभी लेफ़्ट आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि इसका अलाइनमेंट आए राइट में। तो इस पैराग्राफ में एक मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, अलाइन राइट। HT रिफ्रेश किया, मेरा अलाइन राइट हो गया पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये है हमारा एट्रीब्यूट जिसका नेम है अलाइन और इसकी वैल्यू क्या है, राइट। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट लिखूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है पैराग्राफ का अलाइनमेंट, लेकिन यहाँ लेफ़्ट लिखूँगा मैं तब भी ये काम करेगा, लेफ़्ट में चला गया। तो ये है एट्रीब्यूट। HTML में बेसिकली ये 4 तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। आईडी, जब हम CSS या JS का यूज़ करेंगे तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं आईडी एट्रीब्यूट का। टाइटल का भी यूज़ करते हैं, हमें किसी पैराग्राफ के रिगार्डिंग या इमेज के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें हम टाइटल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्लास भी हम CSS में यूज़ करते हैं। और स्टाइल भी हम जब अपने पैराग्राफ को स्टाइलिश बनाना हो या उसके कलर वगैरह चेंज करने हो तो उसके लिए हम स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप धीरे धीरे जब वेब पेजेस डिज़ाइन करेंगे तो उनको आप जान जाएंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ HTML का, आगे जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड एलिमेंट्स। नेस्टेड एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एक और एलिमेंट लगा देना ही नेस्टेड एलिमेंट होता है। एग्जांपल के लिए जैसे ये है हमारा एक एलिमेंट जो कि टैग है, अब इसी में मैंने एक और टैग लगा दिया स्पैन नाम से, ये मेरा नेस्टेड हो गया। ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तभी भी सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ स्टाइल देनी है या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। या फिर इस तरह से हो गया डिव, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, पैरा 2, तो ये भी हमारा नेस्टेड एलिमेंट है। HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जो हमारा HTML का टैग, HTML का जो टेक्स्ट होता है या HTML के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ब्राउज़र पर, तो हम इन फॉर्मेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये पैरा 2 लिखा है, अब मैं चाहता हूँ पैरा 2 मेरा बोल्ड हो जाए। अभी नॉर्मल ही आ रहा है तो मैंने इसके लिए यहाँ पर ये बोल्ड के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं। ओपनिंग इन बी टैग, उसके अंदर जो टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है वो, और उसके बाद में क्लोजिंग बी टैग। तो इससे हमारा टेक्स्ट जो बोल्ड करना चाहते हैं वो बोल्ड हो जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कि ये बोल्ड हो गया है। इसी तरह से एक और टैग यूज़ होता है इटैलिक। अगर हमें इसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आई टैग लगा दूंगा इस तरह से, ये मेरा इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए,
इसको इस तरह से कर लेते हैं हम। दिस इज माय बोल्ड पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया बी टैग और यहाँ पर ये बी टैग, ये मैंने ओपन की कॉपी कर ली, यहाँ पेस्ट कर दिया। दिस इज माय इटैलिक टैग, यहाँ पर मैंने किया, तो ज़्यादा नीचे चला गया, इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया आई टैग और ये मेरा आई टैग। इस तरह से मैंने ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया तो ये मेरा बोल्ड पैराग्राफ, ये मेरा इटैलिक पैराग्राफ, स्पेलिंग गलत हो गई है। इसी तरह से और जो होते हैं अंडरलाइन, अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो वो कुछ किस तरह से करूँगा मैं, इसको मैंने कॉपी किया, ये रिफ्रेश पेस्ट कर दिया और यहाँ पर दिस इज माय अंडरलाइन पैराग्राफ। अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं यू टैग, ओपनिंग यू टैग एंड क्लोजिंग यू टैग। ब्राउज़र पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा अंडरलाइन पैराग्राफ इस तरह से विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप कंटेंट, ग्रुपिंग कंटेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ग्रुपिंग कंटेंट क्या होता है। अभी ये एक डिव के अंदर हमने कितने सारे पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये ग्रुपिंग कंटेंट है, क्योंकि ये डिव टैग्स ने इन 3 पैराग्राफ को ग्रुप में किया हुआ है। अगर हमें कुछ स्पेशल फंक्शनलिटीज पे परफॉर्म करनी है या स्पेशल डिज़ाइन लगाना है तो इस पर हम इस पैराग्राफ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका एक बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। ब्राउज़र पर जाकर मैंने रिफ्रेश किया, ये ब्लू ब्लू हो गया। ये हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने बताया था स्टाइल एट्रीब्यूट। जब आप आगे HTML के साथ CSS के बारे में जानेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि CSS क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसी तरह से यूज़ होता है ये। नेक्स्ट है इन कंटेंट के बाद में टेबल कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं इस तरह से TABLE टेबल, ओपनिंग टेबल टैग एंड क्लोजिंग टेबल टैग। इसके अंदर TR का मतलब होता है टेबल ड्रॉ। अब इसके अंदर यूज़ करते हैं TH, ये हमारी टेबल हेडिंग हो गई। एग्जाम्पल के लिए सीरियल नंबर, ये मेरी नेक्स्ट हो गई नेम, और नेक्स्ट हेडिंग हो गई एज। ये में हम छोटी सी टेबल बना रहे हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा TR, दूसरी रो। अब इसके अंदर मैंने TD टेबल डेटा लिखा। सीरियल नंबर हमारा 01। अब इसके अंदर इस TD के अंदर मैंने लिखा नेम राम, TD एज 23। ये हमारी एक रो हो गई। मैं ब्राउज़र जाकर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को इस तरह से मेरे ये
मिल रहा है टेबल। अभी मैं ऊपर का ये कोड कमेंट कर देता हूँ, HTML फॉर्मेटिंग वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ये टेबल वाला, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें बॉर्डर भी आए साथ में, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया 1। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया, इस तरह से ये मेरा बॉर्डर भी आ गया। एक और रो मुझे ऐड करनी है, तो मैं सिंपली एक और TR लिखूँगा, TR के अंदर TD सीरियल नंबर 2 TD नेम। नेम क्या होगा इसमें, मैंने कर दिया घनश्याम। TD एज 20। ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया, ये नेक्स्ट TR इसमें आ गई इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। टेबल कैसे बनाते हैं HTML में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको खुद से। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। लिस्ट दो तरह की होती है, ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह से बनाते हैं, OL लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, उसके अंदर LI लिस्ट आइटम, जैसे कि मैं बनाता हूँ डेज की लिस्ट, संडे नेम की लिस्ट है ये, मंडे ट्यूसडे। इसको ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है इसलिए ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3। अगर मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट में बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनाऊँगा। यहाँ पर मुझे UL लिखना है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, LI एज इट इज़ रहेगा। LI मतलब लिस्ट आइटम, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ में। ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश किया, ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट है और ये मेरी ऑर्डर लिस्ट है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी H3 डेज नेम, डेज नेम इन ऑर्डर लिस्ट। फिर यहाँ पर मैंने दूसरी हेडिंग डाल दी डेज नेम इन अनऑर्डर लिस्ट। ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश किया मैंने और इस तरह से मेरे को ये दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट के बाद में इमेज। वेब पेज में इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए src img टैग का यूज़ करते हैं। इसमें src एट्रीब्यूट होता है। src का मतलब होता है सोर्स, कि इमेज कहाँ से उसे दिखानी है वेब पेज को। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज नाम से फोल्डर बना रखा है, इमेजेस नाम से, और इसके अंदर एक मेरी इमेज भी है जिसका नाम 1.png है। और मैं इसको लिंक करता हूँ यहाँ पर। मैंने बोला मेरे करंट फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम से एक फोल्डर है और इसमें 1.png नाम से जो इमेज है उसको आप ब्राउज़र पे दिखा दो। अब मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरी इमेज आ गई। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू PHP ग्लोस्क्रिप्ट, दिस इज़
HTML ओवरव्यू। इस तरीके से अगर इसका साइज मुझे छोटा करना है तो इसमें लिखूंगा मैं विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और मैंने इसमें दे दिया साइज 200। मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसका साइज छोटा हो गया। ये एट्रीब्यूट होता है विथ। ऐसे एक हाइट एट्रीब्यूट होता है, अगर हमें हाइट भी कम करनी है या ज़्यादा करनी है। हाइट सपोज कीजिए मैंने कर दी 100। अब मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो हाइट में अभी हल्का सा डिफरेंस आया है। अगर मैं इसको 600 कर दूँ तो हाइट और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरीके से। इसी तरह से आप विथ भी बढ़ा सकते हैं। विथ को मैंने कर दिया 800। अब ये विथ भी बढ़ गई इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इमेज वाला टैग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट लिंक। अगर हमें हाइपर लिंक लगाना है टेक्स्ट पर तो कैसे लगाएंगे? एग्जाम्पल के लिए गो टू क्लिक हियर नाम से ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, छोटा दिख रहा है, बड़ा कर देता हूँ। ये क्लिक हियर और इस पे मुझे कोई लिंक लगाना है तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? तो लिंक लगाने के लिए ए टैग का यूज़ होता है। इसमें href एट्रीब्यूट होता है और इस ए टैग के क्लोजिंग से पहले बीच में टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पर मुझे उस पेज का लिंक देना है जिसको ऑन क्लिक पर ओपन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ अपना ग्लोबल वेरिएबल्स का। मैंने इस वाली फाइल का मैं लिंक दे देता हूँ $globals.php की फाइल है। ब्राउज़र पर जाके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा लिंक लग गया है। अब मैं इस पर जाकर क्लिक करूँगा, मेरी दूसरी फाइल ओपन हो गई, दूसरा वेब पेज ओपन हो गया। यहाँ से बैक जाता हूँ, फिर से क्लिक करूँगा, फिर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट को अगर लिंक करना है तो कैसे करेंगे। बेसिकली ये यूज़ होता है ए टैग जब मल्टीपल वेब पेजेस बनाते हैं और उनको आपस में लिंक करना होता है तो उस समय हम ए टैग href टैग का यूज़ करते हैं। ये हमारा टैग है और href एट्रीब्यूट है। इसके साथ ही इसमें और भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल नाम से हमने पढ़ा था। टाइटल को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, रीड अबाउट PHP ग्लोबल वेरिएबल्स। तो मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश किया। अब इसके ऊपर अगर मैं माउस ओवर करता हूँ, माउस ओवर करने पे ये दिखा रहा है रीड अबाउट ग्लोबल वेरिएबल। कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है HTML ओवरव्यू में इमेज लिंक। अगर हमें इमेज को लिंक करना है तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे कि अभी यही है मेरी इमेज, अभी जो हमने लगाई थी, इसको मैंने रिफ्रेश किया, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। इनको हटा देता हूँ मैं, विड्थ को, हाइट एंड विड्थ। अब मैं चाहता हूँ, अभी तो यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज को क्लिक करें तो हमारी दूसरी फाइल ओपन हो जाए। दूसरी फाइल कौन सी ओपन करते हैं हम? लॉजिकल ऑपरेटर्स की। मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पर वही ए टैग यूज़ करेंगे अपना। और यहाँ पर मैंने
लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट PHP वाली फाइल का मैंने लिंक दे दिया। और अब इमेज को हम ए टैग क्लोज होने से पहले लगा देंगे। यहाँ पर हमने इमेज लगा दी और ये सेव कर दिया। अब ब्राउज़र पे जाके हम रिफ़्रेश करेंगे तो अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दूसरी फाइल ओपन होगी। इस तरीके से इसमें ये लिखा हुआ है यस इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हम फाइल को ओपन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और ये मैंने ओपन किया लॉजिकल ऑपरेटर वाली फाइल को, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है कि मतलब ये $A अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नल है, इसलिए ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक इमेज पर लिंक लगाते हैं। इमेज के साथ में ये टैग यूज़ करेंगे तो इस तरह से इमेज का लिंक लग जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल। अगर हमें कोई मेल आईडी वेब पेज पर लगानी है और हम चाहते हैं उसको लिंक करें ईमेल आईडी से ही, तो हम किस तरह से करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने मेल आईडी लिखी info@phpglossary.com। ये मेरी मेल आईडी है और मैं चाहता हूँ इसको लिंक करना। अभी मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ। ब्राउज़र पे जाके मैंने रिफ़्रेश किया, बैक जाके ये मेरी वो वाली फाइल है ओवरव्यू वाली, तो अब ये मेरी मेल आईडी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ तो लिंक करने के लिए वही ए टैग का यूज़ करेंगे और इसके बीच में मेल आईडी और यहाँ पर ये ए टैग क्लोज। अब इसके बाद में अभी भी कुछ नहीं होगा। हम ब्राउज़र पर जाके अगर रिफ़्रेश करें तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ बस रिफ़्रेश हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई इस पर क्लिक करे तो जो उसके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जो भी मेल आईडी लिंक है उसके डिवाइस में कॉन्फ़िगर है वो ओपन हो जाए मेल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेल टू कॉलन और फिर से मेल आईडी वही phpinfo@phpglossary.com मेल आईडी लिख दी। अब मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से मेरा आउटलुक ओपन हो गया। क्योंकि मेरा आउटलुक अभी कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलेगा। अदरवाइज़ अगर आपके सिस्टम में कुछ मेल आउटलुक या कोई दूसरा ईएम क्लाइंट वगैरह कॉन्फ़िगर है तो आप ऐसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेल लिंक वाला भी समझ में आ गया होगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स। HTML में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ये सारे काम हम बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। इमेज लगानी है, पैराग्राफ लिखना है या लिंक लगाना है, जो भी है, फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है। इसमें एट्रीब्यूट होता है एक्शन। इस फॉर्म का डेटा किस पेज पर जाकर सबमिट करना है। अगर आपको सेम पेज पर ही रखना है फॉर्म का डेटा तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया फाइल का नाम overview.html कि इस फॉर्म का डेटा इस पेज पर चला जाए। सेम पेज के लिए आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसको। दूसरा एट्रीब्यूट होता है मेथड नाम से। मेथड एट्रीब्यूट यूज़ होता है कि हमें फॉर्म का डेटा कैसे भेजना है, गेट मेथड के थ्रू या पोस्ट मेथड के थ्रू। मेथड हमने PHP में पढ़े थे ग्लोबल वेरिएबल्स में, वो यूज़ होते हैं डेटा रिसीव करने के लिए। जिस मेथड से हम यहाँ पर डेटा सेंड करेंगे उसी मेथड से PHP में वहाँ पर रिसीव करेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट मेथड,
तो गेट के थ्रू ही वहाँ पर PHP में डेटा रिसीव होगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें फील्ड्स बनाना है। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ नहीं आएगा इसमें। अब मुझे करना है, एक लेबल नाम से होता है टैग, लेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, लगा दिया, इनपुट टैग के अंदर मेनली ये दो एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप एंड नेम। ये हमारा ये जो इनपुट है किस टाइप का है, टेक्स्ट है, नंबर है, चेक बॉक्स है, रेडियो है, तो वो हम यहाँ पर टाइप डिफाइन करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया माय नेम नाम से, इसको इस इनपुट फील्ड का नाम दे दिया। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, अभी के लिए हम इन दो के बारे में ही जानते हैं। ब्राउज़र पे जाकर हम रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से हमारा ये आ गया। एंटर करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा एट्रीब्यूट, हम दूसरा टैग यूज़ करते हैं एक नंबर के नाम से, इनपुट टाइप नंबर। मुझे नंबर चाहिए, इसमें क्या है माई एज। ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो अब ये नंबर नाम से आ गया, लेकिन हमने इसका अभी लेबल नहीं दिया है, एज। ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये देखिए एक ही लाइन में आ रहा है। वहाँ पर मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पर हमने अभी BR टैग के बारे में जाना था, तो हम BR टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक के लिए, कि ये मेरा कोड, ये मेरा एक लाइन में आएगा और ये दोनों एक लाइन में है। मैंने BR यूज़ किया। अब मैं ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया, लेकिन अभी भी देखो ये दोनों चिपके हुए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस हो जाए, तो मैंने एक और बार BR यूज़ कर लिया। हम यूज़ करते हैं रेडियो बॉक्स का, रेडियो बटन कैसे यहाँ पर दिखाएंगे। मैंने एक बार और यहाँ पर BR लगा दिया, फिर से BR लेबल, और इसमें मैंने लिखा जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो, नेम हो गया इसका जेंडर, और इसमें वैल्यू देते हैं। वैल्यू एक नया एट्रीब्यूट है, और इसमें हम यहाँ पर वैल्यू देंगे कि इसका क्या है, ये मेल है, और यहाँ पर भी वहाँ पर दिखाने के लिए मेल, ऐसे ही मैंने इसको कॉपी किया। नेक्स्ट फीमेल दिया, फीमेल जेंडर। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये है कि रेडियो बटन्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपको सेम नेम रखना है एट्रीब्यूट में। जैसे मैंने यहाँ पर ये नेम में जेंडर लिखा, तो दूसरे वाला रेडियो है तो इसमें भी मैंने जेंडर ही यूज़ किया। अगर यहाँ पर जेंडर में इस तरह से करूँ माई जेंडर, तो मुझे यहाँ पर भी माई जेंडर यूज़ करना होगा, तभी वो इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर पाएगा। अगर आपने इसका नाम कुछ और रखा और इसका नाम कुछ और रखा तो यूज़र के पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए, जबकि हम चाहते हैं दोनों में से एक सेलेक्ट करें। तो मैं आपको ब्राउज़र पे जाकर दिखाता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए जेंडर आ गया यहाँ पर। ये अभी ये दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाया, कोई दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने इस तरह से कर दिया है, फर्स्ट का नाम तो जेंडर कर दिया, फर्स्ट रेडियो बटन का नाम जेंडर कर दिया, और दूसरे का नाम माई जेंडर कर दिया। अब मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मैं अब दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें तो दोनों में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है, तो इसलिए हमें सेम नेम रखना होगा। इसमें ये बात ध्यान देने वाली है। इस तरीके से। नेक्स्ट है चेक बॉक्स। इसमें चेक बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं, एक नया लेबल ले लिया मैंने,
और यहाँ पर मैंने लिखा योर इंटरेस्ट तरीके से। अब मैंने लिखा यहाँ पर इनपुट टाइप। अब मुझे क्या चाहिए, चेक बॉक्स, और इसमें इंटरेस्ट नाम से मैंने दे दिया नेम इसका, और यहाँ पर भी वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पर मूवीज़, ये यहाँ पर दिखाने के लिए। एक और डाल देते हैं यहाँ पर, मगर इसमें हम सेम नेम नहीं देंगे, इसमें हम अलग अलग नाम देंगे। इंटरेस्ट में यहाँ पर दूसरा सॉन्ग्स, गाने अच्छे लगते हैं। तीसरा CRIKET, क्रिकेट। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया तो अब मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ तीनों को इस तरीके से। चेक बॉक्स में हमें इस तरह से करना है कि वो सारे सिलेक्ट कर पाए, या उसमें से जितने वो सिलेक्ट करना चाहे वो। और जबकि जेंडर में और रेडियो बट में हमें इस तरह से करना होता है कि वो सिंगल सिलेक्शन कर पाए। ये मल्टी सिलेक्शन के लिए और ये मल्टी सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। रेडियो हमारा सिंगल सिलेक्शन के लिए और चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होता है मेनली। नेक्स्ट है कैलेंडर। अगर हमें कैलेंडर लगाना है इसमें अपने फॉर्म के अंदर, वो कैसे लगाएंगे, इनपुट टाइप डेट, डेट नाम से ही मैंने इसका नाम दे दिया इस फील्ड का, कुछ वैल्यू नहीं दी है। लेबल, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा कैलेंडर आ गया। ये देखिए डेट सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इजीली। इसमें मैं मंथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ईयर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आगे पीछे में मूव हो सकता हूँ। अप्रैल में आ गया, मार्च में ऐसे जंप होना है, यहाँ हो गया, दिसंबर में आ गया। ये इस तरह से मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। तो ये हमारा था फॉर्म। अब नेक्स्ट लास्ट है इसमें बटन, इनपुट टाइप सबमिट। क्या मुझे ये फॉर्म सबमिट करना है तो मैंने यहाँ पर दे दिया नाम सेव डेटा, और वहाँ पर यूज़र को दिखना चाहिए यहाँ पर सेव नाउ। इस तरह से ये वैल्यू इनपुट टाइप सबमिट में यूज़ होता है वैल्यू का, कि यूज़र को क्या दिखना चाहिए। और ये नेम, ये हमें क्या नाम रखना है इसका बैकएंड कोडिंग के लिए, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा, ये मेरा बटन आ गया, बराबर में आ रहा है। बी आर लगाना भूल गया मैं, बी आर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और मैंने इसको एक और बार लगा देता हूँ बी आर टैग। इस तरह से लगाते हैं, करेक्ट वे ये है बी आर लगाने का। लेकिन आप गलत भी लगा देंगे तो मोस्टली ब्राउज़र अपनी तरफ से करेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ब्राउज़र जाकर रिफ्रेश किया, ये मेरा बटन आ गया।
अब मैं इसमें कुछ भी लिखकर सबमिट करूँगा। नाम लिखा मैंने राम, एज 23, मेल, इंटरेस्ट इन मूवी। देखिए मूवी इसमें 3 बार आ गया। देखिए हमें यहाँ पर अलग दुकान पर यहाँ पर लिखना था सॉन्ग्स और यहाँ पर लिखना था क्रिकेट, CRICKET। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो अलग अलग आ गया। नेम हुए यहाँ पर राम, एज 23, मेल, मूवी देखना अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनना भी और क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है। और ये डेट मैंने एग्जाम्पल ये दे दी। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी यहाँ पर ब्राउज़र में देखो दिख रही हैं। जैसे कि मैंने पहले PHP में बताया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल्स की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि गेट मेथड से अगर हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो ब्राउज़र में उसकी वैल्यू दिखती है। जैसे कि अभी यहाँ पर दिख रही है कि मैंने क्या क्या वैल्यू फिल की है। नाम मैंने फिल किया है राम, माई एज 23 है, माई जेंडर मेल है। इस तरह से वैल्यू विजिबल हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पोस्ट मेथड कर देता हूँ तो ये वैल्यू ब्राउज़र में विजिबल नहीं होगी। अभी मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और फिर से सबमिट करता हूँ। नेम मेरे राम आ गया, एज बस क्रिकेट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने हटा दिया है। इस तरह से डेट ले ली। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो अब देखिए इस फॉर्म की वैल्यू यहाँ पर ब्राउज़र में नहीं दिखी, वो जो हमने पोस्ट मेथड से सबमिट किया। असली दोस्तों इतना ही। ये हमारा HTML ओवरव्यू के बारे में बताया था और ज़्यादा डिटेल में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके बारे में हम HTML के बारे में हम और ज़्यादा जान पाएंगे तब। अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करें।